Bengal has never been a hub for large manufacturing and cannot be. महुआ मोइत्रा को अब बोलना छोड़ देना चाहिए। आप सिर्फ पेपर उठाकर उसमें से पढ़ सकती हैं, क्योंकि जब आप बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलती हैं तब तब आप दुनिया को प्रूफ दे देती हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता नील बटे सन्नाटा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को हैं और छोटी दीदी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि बंगाल में कभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब था ही नहीं और ना कभी बन सकता है। दीदी की छोटी दीदी, मेरा बस आपसे यही सवाल है कि वाई, क्यों करती हैं आप ऐसा? आपको फ्री पब्लिसिटी चाहिए थी या बोलने के पहले सोचना भूल गई थी? चलिए जरा इस बेसलेस दावे को विस्तार पूर्वक डीबंक करते हैं। 1961 से 2026 तक क्लेम बाय क्लेम, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर ही बैठना। अब सबसे पहले जो क्लेम किया गया है उसे साफ साफ रख लेते हैं। महुआ मोइत्रा जब पत्रकारों को एक्स पर ब्लॉक नहीं कर रही होती हैं, तब कहती हैं कि बंगाल में कभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब था ही नहीं। मतलब सीधा सा है, ना कभी इंडस्ट्री थी, ना कभी स्केल था, ना कभी इकोसिस्टम था। अब दिक्कत यह है कि ये स्टेटमेंट ओपिनियन नहीं है, ये सीधा सीधा हिस्ट्री के खिलाफ क्लेम है, क्योंकि डेटा कुछ और कहता है। 1950 से 51 में पश्चिम बंगाल अकेले भारत के कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% उत्पादन करता था। यानी भारत में मिलने वाले 4 में से एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बंगाल से आ रहा था। 1960 से 61 तक आते आते बंगाल का नेशनल जीडीपी में शेयर 10.5% था और पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 127.5%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1960s में बंगाल भारत के टॉप 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में शामिल था। अब यहां देखिए, एक सिंपल सवाल बनता है, जिस स्टेट का इंडस्ट्रियल आउटपुट 27% हो, जीडीपी शेयर डबल डिजिट में हो और जो देश के टॉप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में आता हो, वहां लार्ज मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, या डेफिनेशन बदल दी गई है? क्योंकि यही खेल है। आज के स्टैंडर्ड्स उठाकर 1950s और 60s को जज करना वैसा ही है जैसे कोई कहे कि राइट ब्रदर्स का प्लेन रियल एविएशन नहीं था क्योंकि उसमें जेट इंजन नहीं था। देखिए, उस समय के हिसाब से स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, हजारों वर्कर्स वाले यूनिट्स, यही लार्ज मैन्युफैक्चरिंग था और बंगाल में ये सब था। उन इंडस्ट्रीज का नाम गिनाऊं? चलिए एक एक करके देख ही लेते हैं। इतना इंटाइटलमेंट है ही तो उसे एक एक कर तोड़ ही देते हैं। इसको यानी IISCO, भारत का पहला लार्ज स्केल स्टील सेटअप, ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेसेस, लाखों टन का स्टील उत्पादन, हिंदुस्तान मोटर्स, उत्तरपारा भारत की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, एम्बेसडर सिर्फ कार नहीं थी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम थी। ITC 1910 से कोलकाता में टोबैको ही नहीं, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, सबका इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कर रही थी। ICI, ब्रिटिश केमिकल जायंट, पेंट्स, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट लार्ज, बर्गर पेंट्स, हावड़ा, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन जो आज भी भारत के टॉप प्लेयर्स में से है। इंडियन एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट इंडिया, मेटल बॉक्स, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रोड्स, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ये सब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी। और देखिए, ये आइसोलेटेड एग्जांपल्स नहीं थे। हावड़ा को शेफील्ड ऑफ एशिया कहा जाता था। सोचिए, कंपैरिजन किससे है? इंग्लैंड के स्टील कैपिटल से। दूसरी तरफ दुर्गापुर बेल्ट प्लांट, इंडस्ट्रियल सिटी स्टील प्लांट, एलॉय स्टील, केमिकल्स, पूरा इकोसिस्टम एक साथ। चित्तरंजन में लोकोमोटिव्स, हिंदुस्तान केबल्स में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लास, एल्यूमिनियम, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, ये एक सेक्टर नहीं था, ये एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था। अब यहां रुक कर फिर वही सवाल, ये सब क्या था? स्मॉल स्केल, इनफॉर्मल इकोनॉमी, या हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा था? इंडस्ट्री थी, ये तो हमने एस्टैब्लिश किया ही है। लेकिन सवाल अब ये है कि इंडस्ट्री गई कहाँ? क्योंकि जो राज्य भारत का इंडस्ट्रियल पिलर था वो अचानक सर्विस इकोनॉमी कैसे बन गया? ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इसकी स्टेप बाय स्टेप डिसमैंटलिंग हुई है। पहला झटका था पार्टीशन, जूट मिल्स बंगाल में रह गए, रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान चला गया और सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन असली गिरावट उसके बाद शुरू होती है। 1967 के बाद बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एग्रेसिव ट्रेड यूनियनिज्म और कांस्टेंट स्ट्राइक्स, फैक्ट्रीज चलाने वाले डिसीजंस बोर्ड रूम में नहीं सड़कों पर होने लगे और परिणाम, इंडस्ट्री धीरे धीरे बंगाल छोड़कर महाराष्ट्र, गुजरात शिफ्ट होने लगी। आज जब ममता बनर्जी, कांग्रेस या लेफ्ट खुद भी गुजरात को लेकर रोता है, उन्हें आईना देखना चाहिए। इंडस्ट्री तो आपके पास ही थी, दूसरे राज्यों में शिफ्ट आपकी वजह से हुई। खैर, फिर आया 34 इयर्स का लेफ्ट रूल। आइडियोलॉजी क्लियर थी, प्राइवेट कैपिटल पर डिस्ट्रस्ट,
स्टेट कंट्रोल और लेबर फर्स्ट पॉलिटिक्स। शॉर्ट टर्म में ये पॉलिटिकल विन था, लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल सुसाइड। 1991 में जब इंडिया लिबरलाइज कर रहा था, साउथ इंडिया बूम कर रहा था, बंगाल ऑलरेडी पीछे छूट चुका था। आईटी, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, सब नई इन्वेस्टमेंट्स दूसरा राज्यों में चली गई थी। और फिर आया फाइनल टर्निंग पॉइंट, सिंगूर। 997 एकर्स की जमीन पर टाटा का नैनो प्लांट, बंगाल का पहला मेजर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटो प्रोजेक्ट। पर हुआ क्या? प्रोटेस्ट, एजिटेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और किसने किया था? ममता बनर्जी। और कौन? बस और क्या था, टाटा मोटर्स प्लांट उठाकर गुजरात चला गया। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का जाना नहीं था, ये सिग्नल था कि बंगाल इज नॉट सेफ फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद नंदीग्राम में SEZ कैंसल्ड। अब यहाँ आयरनी देखिए, पहले दशकों तक पॉलिसीज ने इंडस्ट्रीज को पुश आउट किया, और जब एक मौका वापस आया उसे भी पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब वापस 2026 में आते हैं। आज पॉलिसी क्या है? नो फोर्स्ड लैंड एक्विजिशन, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्वायर नहीं करेगी, कंपनीज खुद जाकर लैंड खरीदे। सुनने में देखिए एथिकल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए कॉन्टिग्यूअस लैंड, यानी एक दूसरे से सटा हुआ। और बंगाल में लैंड फ्रेगमेंटेड है, लीगल डिस्प्यूट्स में फंसा हुआ, या सीधे सीधे इंक्रोच्ड है। क्लोज जूट मिल्स, पेपर मिल्स, हजारों एकर्स लैंड पड़ा है, लेकिन यूजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर स्लम्स खड़े हो चुके हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, और लोकल सिंडिकेट कंट्रोल है। फॉरेस्ट लैंड तक इंक्रोच्ड है, वेटलैंड्स फिल करके कब्जा किया गया है। NGT तक केसेस जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ बदलता नहीं। इसे तो महुआ कहती हैं कि लैंड नहीं है, हम लैंड कैसे दें? दीदी, हजारों एकड़ जमीन जब इंक्रोच्ड होगी तो आप लैंड कैसे दे पाएंगी? देंगी कैसे आप इंडस्ट्री को? यह इलीगल ऑक्यूपेशन भी तो एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। वोट बैंक, प्रोटेक्शन, साइलेंस, ये एक पैटर्न है। ऊपर से दीदी ने इंडस्ट्रीज को जो इंसेंटिव मिल रहा था वह भी बंद कर दिया गया। अनाउंस किया कि जो पहले दिया था वह वापस करो। मतलब एक तरफ लैंड लॉक्ड है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी ही ब्लॉक्ड है। आपको पता है ये छोटी दीदी आखिर ऐसे बेतुके बयान क्यों दे रही हैं? इतिहास मिटाने के लिए, नैरेटिव रीराइट करने के लिए। क्योंकि अगर ये नैरेटिव चल गया कि बंगाल में कभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे ही नहीं, तो बनर्जी सरकार पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो पल्ला झाड़ लेंगे कि इंडस्ट्री थी ही नहीं, जमीन है ही नहीं, कैसे लाए नई इंडस्ट्री? दिस इज द गेम। इसलिए आपका यह जानना जरूरी है कि जमीन भी है और इंडस्ट्री भी थी, बस इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली हटाया गया और जमीन को पॉलिटिकली इंक्रोच किया गया। सब बस वोट के लिए। किसके? यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।